हेलो एवरीवन। तो आज से हमने स्टार्ट करना है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी देखिए एचएएस और आईएएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं, है ना। और अगर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिला लें तो एचएएस में 10 से 15 या 10 से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से। वैसे ही आईएएस या यूपीएससी के एग्जाम्स में भी यही प्रोपोर्शन रहता है मोर और लेस। कई बार 20 से 25-30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे जंप करेंगे थोड़ा गहराई में ज्योग्राफी को जानने का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड दिखेगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर देखें कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ मिला के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहलाएगी। और ये कैसे आप इसको समझते हैं, जैसे कि क्यों ब्रिटिशर्स ने, है ना, क्यों अंग्रेज़ों ने भारत की तरफ को ट्रेवल किया, कॉलोनाइज किया, है ना, भारत की तरफ को, या फिर जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, क्यों हम उस एरिया की तरफ बढ़े। क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ थी वो थी स्पाइसेस। अब स्पाइसेस यहाँ पे क्यों हो रहे थे? स्पाइसेस यहाँ पे इसलिए हो रहे थे क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट स्पाइस की कल्टीवेशन को फेवर करता था। तो क्योंकि इस एरिया की, यानी कि साउथ एशिया की ज्योग्राफी ऐसी है जिसकी वजह से वहाँ पे स्पाइसेस हो रहे थे पैदा, इस वजह से जो है अंग्रेज़ों ने या फिर जो हमारे यूरोपियन नेशंस ने आके इंडिया को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, साउथ ईस्ट एशिया को कॉन्कर करना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी हमारे पास हिस्ट्री प्रभावित होती है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास ज्योग्राफी, अगर हम देखें कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो हम आजकल भी देख रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकली हम देखो, क्योंकि ज्योग्राफिकली जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का चल रहा है, दोनों एक साथ हैं, इंडिया चाइना का चलता है, इंडिया पाकिस्तान का चलता है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली ऐसी एरियाज में सिचुएटेड हैं जो रिसोर्स रिच होते हैं, ठीक है। रिसोर्स रिच हैं तो एक दूसरे के रिसोर्स पे कब्जा करना चाहते हैं, जिस वजह से जो है वहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं और कहीं ना कहीं फिर स्कर्मिशेस, वॉर्स वगैरह जो है ना, लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्कर्मिशेस हो रही हैं, वो आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को प्रभावित करती हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी कैसे, अब देखो ज्योग्राफी पॉपुलेशन को कैसे प्रभावित करती है, ये स्टडी है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब जब हम देखेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से एरियाज में है, अगर हम जैसे जब ज्योग्राफी में बाद में पढ़ेंगे तो इक्वेटर लाइन की बात करते हैं, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा की बात करते हैं, तो विषुवत रेखा या इक्वेटर के आसपास के एरियाज में ही आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी ज्योग्राफी की स्टडी, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वो हम बाद में देखेंगे कि टिल्ट की वजह से पड़ रही है, सन की पोजीशन की वजह से पड़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास रेनफॉल ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो यहाँ पे फसलें ज़्यादा उगेंगी, है ना, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अगर हुई यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल भी ज़्यादा रहते हैं। इसका ना एक एग्जांपल आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि इंडिया में भी आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कि जैसे हम बात करेंगे अगर ठीक, मोटा मोटा कर देंगे तो इंडिया में ज्योग्राफी कैसे कैसे आपकी पॉपुलेशन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इंडिया की ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, या फिर देखिए
यहाँ से हमारे पास गंगा चलती है, यहाँ से हमारे पास ब्रह्मपुत्र चलती है। तो जो जो एरियाज हमारे पास हैं, जो साउथ की नदियाँ चल रही हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी, ठीक है, कावेरी वगैरह सारी, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर कौन से एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हमारे पास जनसंख्या रहती है भारत में, वो है इन्हीं नदी के प्लेन्स में, ठीक है। जो हमारे पास नदी के मैदान बनते हैं, यहीं पे हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो ज्योग्राफी ही हमारे इन सब चीज़ों को डिफाइन कर रही है कि जहाँ पे हमारे पास प्लेन है, मैदानी भाग है, वहाँ पे हमारे पास सबसे अधिक पॉपुलेशन रहती है, भारत में भी, वर्ल्ड में भी हमने देखा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने देखना है कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो जहाँ पे हमारी ज्योग्राफी थोड़ी सी ज्योग्राफी या टोपोग्राफी हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जैसे हमारे पास ये वाला रीजन, हिमालय वाला रीजन जो है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेगिस्तान वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपके पास क्योंकि पानी कम है ना, रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, और इसी तरह से हम अगर वर्ल्ड में फिर से एक बार देखें, तो वर्ल्ड में जो हमारे पास, जैसे अभी तो हमने विषुवत रेखा की बात की या इक्वेटर की बात की, उसके बाद हम बात करेंगे कि पोल्स के पास में, रशिया के पास में, एंटार्क्टिक के पास में, तो इन एरियाज में क्योंकि लिवेबल कंडीशन नहीं है, रहने लायक कंडीशंस नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है। जैसे आपने इंटरनेट वगैरह में वीडियोस, फोटोज़, है ना, ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि रशिया में इस बार देखो स्नो स्टॉर्म आया था, है ना, तो हमेशा स्नो स्टॉर्म आता रहता है। तो ऐसे एरियाज़ में क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आता रहेगा बार बार, जैसे इसी चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे, ब्लिजर्ड्स, है ना, ब्लिजर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये होते हैं स्नो स्टॉर्म। तो बेसिकली जो आप देखेंगे कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, यूरोप, इन वाले एरियाज़ में सर्दी के समय में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं, जो अपने साथ बहुत सारा बर्फ़ लेके आते हैं, एकदम से जमा देते हैं किसी भी एरिया को, उसको ब्लिजर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इन ब्लिजर्ड की वजह से यहाँ पे फिर लिवेबल कंडीशंस नहीं है, और यहाँ पे इसीलिए पॉपुलेशन कम पाई जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी अब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के साथ ही इंटर रिलेटेड है, यानी कि ज्योग्राफी की वजह से आपका जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, किसी भी एरिया की, वो प्रभावित होती है। तो वो हमारे पास ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्यों हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वाली कंट्रीज़ क्यों फेमस हैं? देखो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास क्योंकि ज्योग्राफी उनकी ऐसी है, या कनाडा के पास शील्ड वाला एरिया है, जैसे इस चीज़ को भी हम बाद में पढ़ेंगे कि कनाडा, कैनेडियन शील्ड, ठीक है। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, है ना, भारत में छोटा नागपुर का पठार। तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, ऐसे ऐसे जो एरियाज़ हैं, वहाँ की ज्योग्राफी की वजह से वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू, क्योंकि पोजीशन छोटा नागपुर प्लेटू की ऐसी है कि वहाँ पे जो है पुराने समय में जब हमारे पास बहुत बड़ी वेजिटेशन थी, बहुत सारी वनस्पति थी, बाढ़ आई, वो वनस्पति बह के आई बाढ़ के साथ और एक जगह पे एकत्रित हुई, और उस जगह पे आज के टाइम पे कोयला मिलता है, और वो है आपके पास छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया ज़्यादातर, ठीक है। तो ये किस तरह से ज्योग्राफी है वहाँ की, और उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। उसी तरह से जैसे एक बार HAS में क्वेश्चन आया था कि कनाडा का किसी एक शहर का नाम था विनीपेग या ऐसा कुछ नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट क्या कह रहे हैं उसमें कि कनाडा का एक शहर था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि यहाँ का ट्रेड क्या है, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसमें जैसे दिया गया था कि लंबरिंग होती है। लंबरिंग का मतलब जैसे आपके पेड़ों की खेती की जाती है, और पेड़ उगाए जाते हैं, और फिर पेड़ों से हमने जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ियाँ वगैरह काटनी है, वो लंबरिंग हो गया आपके पास, ठीक है। तो लंबरिंग की जाती है वहाँ पे, या पेपर इंडस्ट्री है डेवलप वहाँ पे, या फिर फर ट्रैपिंग की जाती है, ठीक है, ठीक है, कि किस लिए फेमस है कनाडा का वो शहर। तो अब देखो
चलो वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि कनाडा जो है फेमस लंबरिंग के लिए भी है, पेपर इंडस्ट्री के लिए भी है, फर ट्रैपिंग के लिए भी है। तो वहाँ पे क्योंकि कनाडा की पोजीशन ही ऐसी है, कनाडा में पोजीशन ऐसी है, तो ये भी हम बाद में देखेंगे कि जितनी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे पास अच्छी क्वालिटी की लकड़ी बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास पेपर इंडस्ट्री भी डेवलप होती है क्योंकि पेपर लकड़ी से ही बनता है। उसी तरह से हमारे पास जो हमने कहा लंबरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कि हम पेड़ों को काटते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, ये सब चीज़ें, तो वो इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। और फर ट्रैपिंग क्या होता है? फर ट्रैपिंग क्या होता है कि हमने फर वाले जानवरों को पकड़ना है। जैसे आपने कोट्स वगैरह देखे होंगे या फिर जो हाई एंड फैशन वाले जो क्लोथिंग होती है ना, उसमें फॉक्स की फर यूज़ होते हैं, मिंक यूज़ होता है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो जो आपके पास फर वाले जानवर हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे जो है हम क्लोथिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो वो है फर ट्रैपिंग। ठीक है, एक तरह से फर के लिए हमने शिकार करना लीगली, तो वो फर ट्रैपिंग है। तो फर वाले जानवर भी कहाँ पाए जाते हैं? वो भी हमारे पास हाइट वाले एरियाज में पाए जाएंगे, यानी कि जहाँ पे पोल्स हैं उन वाले एरिया में, ठंडे क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसी तरह से जैसे हमने भारत की बात की थी कि भारत में या फिर इक्वेटर में हमारे पास ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है, इक्वेटर में ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है तो अच्छी हमारे पास फसलें उग सकती हैं, अच्छी हमारे पास जो है मिट्टी होगी, है ना, अच्छा मॉइस्चर होगा। तो जितने भी हमारे पास इक्वेटर के आसपास के एरिया है वो हमारे पास क्या होते हैं? अच्छे एग्रीकल्चर वाले एरियाज होते हैं। जैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस कौन से एरिया से आता है? यहीं से। यहाँ पे मंचूरियन प्लेन है चाइना के पास, यहाँ पे इंडिया में है गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। फिर यहाँ पे आपके पास इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सारे राइस ग्रोइंग एरियाज। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन जाती है। जैसे हम बहुत सारा राइस जो है वो उगाते भी हैं अपनी कंजम्पशन के लिए और बाहर के देशों को बेचते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसी तरह से फिलीपींस वाले एरिया, चाइना वगैरह, है ना। तो ये सारे हमारे पास एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। क्यों है? क्योंकि इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफी ऐसी है कि ये विषुवत रेखा के पास में, इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल मतलब ज़्यादा पानी मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ज्योग्राफी की वजह से हमारी इकोनॉमीज जो हैं वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, उसी तरह से उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे हर एक टाइप का है, देखो, है ना। जैसे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, जियोलॉजी, मीटेरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पीडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट्स एंड सोशल ज्योग्राफी। तो जितने भी हम हमारे आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारे ज्योग्राफी से ही प्रभावित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कल्चरल ज्योग्राफी का एग्जांपल देख लो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना, देखो, कि पहाड़ के लोग जो हैं वो बड़े शांत होते हैं, है ना। जो हमारे प्लेन के एरियाज होते हैं जैसे हरियाणा पंजाब वाले एरियाज, वो वहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े ओवर एक्साइटेड होते हैं ना, ज़्यादा उग्र होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो ये भी ज्योग्राफी की वजह से ही कहीं कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ठंड वाला एरिया है। ठीक है, ठंड वाला एरिया है, हम हमेशा सेक्लूडेड रहे, मतलब बाकी बाहर की दुनिया से हम ज़्यादातर कटे हुए ही थे पहले से ही, तो हमारा नेचर जो है वो उतना इंटरेक्टिव नहीं होगा, हम अपने में खुश रहने वाले होंगे। उसी तरह से दूसरी चीज़ क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे है पहाड़ी एरिया, तो जब आप बाद में पढ़ेंगे कि पहाड़ी एरिया में जैसे हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल, और ये शिमला वाले गांव ज़्यादातर आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन गांव में क्या होता है, एक घर यहाँ पे होगा, उसके चारों तरफ खेत होंगे उसके, फिर कुछ दूर पे एक घर होगा, उसके खेत उसके चारों तरफ होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे गांव में जो है घरों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, कंपैरेटिवली। और यहाँ पे जो है लोगों का उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होगा, लोग अपने अपने घरों में खुश हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमारा नेचर बहुत सदियों से इस तरह से रहते हुए आएंगे, तो यहाँ के लोगों का नेचर जो है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का जैसा हो जाएगा कि अपने में खुश रहेंगे, है ना। तो और दूसरी तरफ अब दूसरी जगह, और ठंड का समय है तो मतलब दांत ही कहाँ पर है ठंड से, तो लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई, है ना,
हम बाद में बात करते हैं जब मौसम साफ हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जैसे हम बोल रहे हैं प्लेन के एरियाज, तो प्लेन के एरियाज में क्या है, एक तो गर्मी ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन ही ज़्यादा है गर्मी की वजह से, है ना। उसके बाद ये ऐसा एरिया था, पानीपत की लड़ाइयाँ, है ना, पानीपत की फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, हल्दी घाटी की लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई, है ना, आगरा तक चले गए। तो यहाँ पे जो है गर्मी है, लड़ाइयाँ पहले से हो रही हैं, तो जनरली यहाँ के लोगों का जो है फिर नेचर ही उस तरह से बन गया कि वो, है ना, कि थोड़े अग्रेसिव से समझे जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ही रोल रहता है। तो इसी तरह से कल्चर भी हमारे ज्योग्राफी या फिर ह्यूमन थॉट्स, ज्योग्राफिकल थॉट्स, है ना, जो थॉट्स हैं हमारे वो भी ज्योग्राफी की वजह से ही हमारे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कल्चरल ज्योग्राफी का और एग्जांपल, जैसे जो हमारे ठंड वाले एरियाज होते हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, इस तरह के एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ के डांसेस के मूवमेंट भी ऐसे होंगे, क्लोजली नाच रहे होंगे, हाथों की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी ताकि एनर्जी ज़्यादा लॉस ना हो, है ना। उसी तरह से वहाँ का खाना किस तरह से होगा, खाना भी इस तरह से होगा कि ज़्यादातर वहाँ पे आपको जैसे मीट देखने को मिलेगा, वैसे डाइट में सुखाया हुआ मीट देखने को मिलेगा कि जिससे बॉडी को जो है वो हीट मिलती रहे, गर्मी मिलती रहे। ठीक है, तो वो कल्चर का पार्ट बन जाता है। जैसे हमने छांग वगैरह के बारे में पढ़ा है ना, कि अंगूरी इज वो फेमस इन किन्नौर। ठीक है, कि वो किन्नौर में अंगूर से बनने वाली शराब, तो शराब वगैरह ये सब क्यों किसी एरिया का कल्चर का पार्ट बन जाता है, वो ज्योग्राफी की वजह से ही डेवलप होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास जो है वो ज्योग्राफी का के ही फील्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है एक तरह से कि ज्योग्राफी किस तरह से हमारे पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित करती है, और हर एक फील्ड को, ठीक है, जितने भी आप फील्ड्स पढ़ने वाली हैं अलग अलग, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, तो ये सारे के सारे जो जितने भी फील्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेट होते ही हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और इम्पोर्टेंस की बात हम यही कह रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है हमारे पास बहुत मार्क्स फेचिंग है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी आप अब जैसे कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा घुमा के ट्विस्ट करके आपको स्टेटमेंट दी जाती है, कई बार आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन ज्योग्राफी में स्टेटमेंट को घुमा के भी आप उसके कॉन्सेप्ट को फिर भी समझ सकते हैं। ठीक है, मैप्स आपको याद हैं तो आप उसको 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं ज्योग्राफी में, है ना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में पासेस को लेके, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में नॉर्थ टू साउथ वाला ऑर्डर, साउथ टू नॉर्थ वाला ऑर्डर, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको अगर ज्योग्राफी की नॉलेज एक बार आ गई है तो उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो सकें। ठीक है, गलत हो। तो पहली चीज़ तो हम ये बात कर रहे हैं कि एचएएस वगैरह में, है ना, एचएएस के एग्ज़ाम में जो है हमारे पास ऐसे 10 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के मान सकते हैं, 10 से 20 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को मिला के आप समझ सकते हैं कि इतने क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और कई बार इसका जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा भी रहता है, क्योंकि करंट के साथ कई बार हम करंट के क्वेश्चन भी इसमें ऐड हो जाते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ज्योग्राफी को स्टार्ट करने के लिए हमको बेसिक आइडिया चाहिए कि हमने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, वो है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये हम आपकी जो बुक्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहला, ठीक, ज्योग्राफी को जब हमने पढ़ना है तो सबसे पहला पार्ट ज्योग्राफी में हमने पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, कि यहाँ पे आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो एक तरह से आपकी मेजॉरिटी ऑफ ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो
अब ज्योग्राफी में हमने क्या देखना है, देखो हम कहाँ पे रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ में जब हम रहते हैं तो हमको पहले पता होना चाहिए कि अर्थ बनी कैसे है। अर्थ किसका पार्ट है, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है ना। और अर्थ के साथ साथ सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं, 8 प्लैनेट्स हैं प्लस प्लूटो, है ना। उसके बाद तो मतलब हम कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। अर्थ जो है हमारा प्लैनेट्स के साथ में है, 8 प्लैनेट्स के साथ में है, अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी कि मतलब, और सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, इन सब को मिला के क्या बन जाएगा हमारे पास, गैलेक्सी। और अब वही है, देखो जैसे हमारे पास गैलेक्सीज, अब बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी, जैसे हमारी भी गैलेक्सी है, ठीक है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। उसी तरह से बहुत सारी और गैलेक्सी हैं। तो गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज जब मिलती हैं तो पूरा का पूरा जो हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, ये हमारा यूनिवर्स। यानी कि अगर हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए तो हमको पहले यूनिवर्स का एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि यूनिवर्स है क्या, ठीक है, यूनिवर्स बना कैसे, हाउ इट केम इनटू बीइंग, ठीक है। उसके बाद गैलेक्सीज, गैलेक्सीज क्या हैं, गैलेक्सीज कैसे बनी, गैलेक्सीज के टाइप क्या हैं, हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, हमारे नज़दीक के गैलेक्सी, है ना, शेप ऑफ गैलेक्सी, इस तरह से हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे, आकाशगंगा की बात करेंगे, ठीक है। तो आकाशगंगा की बात जब करेंगे तो हमको पता है कि आकाशगंगा में फिर हमारा सोलर सिस्टम, फिर हमारे सोलर सिस्टम में एक सन जिसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, प्लूटो घूम रहा है, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लैनेट्स के साथ साथ हमारे पास एस्ट्रॉयड, मीटियर और आपके कॉमेट्स, है ना, यानी कि उल्का, उल्का जो हैं, और इसके अलावा हमारे पास उल्का पिंड, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। और इनके बारे में फिर हम देखेंगे कि कैसे ये बना, ठीक है। तो यूनिवर्स कैसे बना, गैलेक्सीज कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बने, तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है। कि जो फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि हमारा जो अर्थ है वो फिजिकल फॉर्म में आया किस तरह से है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक तरह से हमने देखा कि प्लैनेट्स किस तरह से बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो जब हमारे प्लैनेट्स बने तो इसका मतलब है कि हमने देखा कि अर्थ हमारी कैसे बन गई। अब अर्थ कैसे बनी, अब इसके बाद हम अर्थ की तरफ अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करेंगे कि सबसे पहले अर्थ बनी कैसे। सबसे पहले गैस फॉर्म में थी, फिर मोल्टन फॉर्म में आई, फिर सॉलिड फॉर्म में आई, ठीक है। तो हमारे पास अर्थ जो है कैसे बनी। उसके बाद बात करेंगे कि अर्थ की लेयर्स कैसे बनी, कि अब आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अर्थ की इंटीरियर कैसे है, अर्थ का आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा है, आंतरिक रचना कैसी है हमारी अर्थ की, वो हमारे पास आ जाएगा। और उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कि जियोमॉर्फोलॉजी कैसी है, अर्थ में कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड है अर्थ, जैसे इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये हम सियाल लेयर की बात करते हैं, सीमा लेयर की बात करते हैं, नीफे की बात करते हैं, ये बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब हमने देखना है कि किस तरह से हमारा अर्थ बना है। अर्थ में सबसे ज़्यादा मैटर कौन सा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास धातु कौन सी पाई जाती है, मेटल कौन सा पाया जाता है, या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सी है, पानी कितना है ना। तो ये सारे हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा, ठीक है। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी में हमने देखना है कि हमारे पहाड़ कैसे बने, यहाँ पे पानी कैसे आया। अब पहाड़ पानी कैसे जब बना, उसके बाद वोल्केनो कैसे बने, अर्थक्वेक कैसे आए, तो इससे हम चले जाएंगे प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स की तरफ, है ना। या फिर आपने इससे पहले आप पढ़ेंगे कि हमारे जो प्लैनेट्स, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उपमहाद्वीप हैं, महाद्वीप हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास प्लेट
टेक्टोनिक्स या फिर प्लेट विवर्तनिकी में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, ये सब हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। तो इसमें क्या देखना है हमने कि हमारे जो महाद्वीप हैं वो प्लेट्स की तरह एक किसी एक लिक्विड के ऊपर तैर रहे हैं, और उसके बाद कई बार ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आते हैं, टकराती हैं तो वोल्केनो बनते हैं, टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स में भी हम यही सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजी है। और फिर जियोमॉर्फोलॉजी में हमने देखना है कि जियोमॉर्फोलॉजी की वजह से हमारे पास अलग अलग टाइप के स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, टोपोग्राफी बन जाती है। जैसे कहीं पे पहाड़ बन गए, कहीं पे प्लेटू बन गए, पठार बन गए, कहीं पे प्लेन बन गए, मैदान बन गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ना है हमने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो अब हमने जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर नेक्स्ट पार्ट आता है, तो अब हमने देख लिया कि हमारा अर्थ है। अर्थ में एक तरह से हमने देख ली कि चट्टानें कैसे बन गई, रॉक्स कैसे बन गए, ठीक है, और वो रॉक्स मूव किस तरह से कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो पहाड़ बन रहे हैं, है ना, या पठार बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है। तो हमने देखा एक तरह से रॉक्स, और फिर रॉक्स में हमने मिनरल वगैरह ये सारी चीज़ें भी देखनी है, तो छोटा पार्ट है, ठीक है। तो अब देख लिया हमने कि अर्थ बनी कैसे। अब दूसरी चीज़ आती है कि अब हमने देखना है कि अर्थ के जो ऊपर है ये एटमॉस्फेयर कैसे बना, और एटमॉस्फेयर के साथ साथ फिर हमने देखना है कि क्लाइमेट अब कैसे बनता है, ठीक है। तो जैसे हम बाद में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो एटमॉस्फेयर भी अर्थ का स्टेजेस में बनता है। स्टेजेस में कैसे, कि जब डिटेल में देखेंगे कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी सबसे पहले ठंडी होना स्टार्ट होती है। ठंडी होना स्टार्ट होती है तो ये बाकी प्लैनेट्स की तरह पृथ्वी में भी सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ही होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस रहती हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई लाइफ नहीं है, कोई भी जीवन नहीं होता है पृथ्वी में, ठीक है। फिर क्या होता है, सूरज की तरफ से तूफान आता है। अभी बस ऐसे ही समझो, ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं करना है। सूरज की तरफ से तूफान आता है और ये इन गैसेस को ले जाता है अपने साथ, ठीक है। तो अर्थ बीच में जो है, इसके पास कोई भी गैस नहीं बची सेकेंड स्टेज में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अब हमने क्या कहा कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में अभी गैस नहीं है, और अर्थ स्टार्टिंग में रहती है मोल्टन फॉर्म में, पिघली हुई अवस्था में रहती है। पिघली हुई अवस्था में रहना क्या मतलब, देखो अर्थ बना है चट्टानों से, रॉक्स से, और रॉक्स जो है इस टाइम पे मोल्टन फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो बहुत गर्म है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अर्थ गर्म है और धीरे धीरे ये ठंडे होने लगती है, ठीक है। जब ठंडी होती है, अब देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने देखा होगा कि जब कोई धातु, जब कोई मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है लाल होने तक, ठीक है, अचानक से उसको पानी में डाल के ठंडा किया जाता है, तो बहुत सारी गैसेस इरप्ट होती है ना, है ना, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, भाप निकलता है, ठीक है, तो वेपर निकलते हैं। तो वही अर्थ के साथ भी हो रहा होता है। अर्थ में मोल्टन फॉर्म में होती है, पिघली हुई अवस्था में होती है, और धीरे धीरे अर्थ ठंडी होनी स्टार्ट हो रही है। ठंडी होनी स्टार्ट हो रही है यानी कि अब पत्थर ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी गैसेस बहुत सारी निकलने लगती है, और इन गैसेस के साथ फिर हमारे पास जो एटमॉस्फेयर बना हुआ था, यहाँ पे अब शुरुआती दौर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में शुरू में सबसे स्टार्टिंग में हमने बोला कि हाइड्रोजन हीलियम थी, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने क्या बोला, पानी भी निकलेगा। जैसे हमने कहा ना कि धातु को जब हम ठंडा करते हैं, मेटल को जब हम ठंडा करते हैं, तो पानी भी रिलीज होगा वेपर फॉर्म में। तो स्टार्टिंग में हमारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रहता है, ज़्यादातर वेपर रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि देयर वाज वंस अपॉन अ टाइम, कि मतलब अर्थ में कई मिलियन साल, कई लाखों वर्षों तक बारिश होती है, ठीक है। वो किस वजह से हुई, इस वजह से। तो कई मिलियन सालों तक अर्थ में बारिश होगी,
जिसकी वजह से आज के जो हमारे महासागर हैं, जितने भी हमारे ओशन हैं, वो इस टाइम पे बने हैं, ठीक है, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स तक हमारे पास बारिश होती है, ठीक है। तो जैसे ही बारिश हुई यहाँ पे पानी भर गया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे अर्थ में लाइफ इवॉल्व होना, क्योंकि पानी भी आ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधों को सरवाइव करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, पानी भी आ गया, सोलर सन भी है, ठीक है। और यहाँ से अब हमारे पास एक ऐसी लाइफ स्टार्ट होने लगती है जिसको चाहिए जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अभी एक चीज नोटिस करेंगे हम कि अभी हमारे पास जो है ओजोन नहीं बनी है ना, क्योंकि अभी देखो, अभी हमारे पास ओजोन का क्या काम होता है पृथ्वी पर, या पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन की एक लेयर है, वो क्या करती है, हमको हार्मफुल रेडिएशन से, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमको बचाती है। लेकिन अभी तक यहाँ पे ओजोन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी लाइफ अब आने लगती है जो सबसे पहली लाइफ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ऊपर सरवाइव कर सकती है, और इसको अभी यूवी रेज से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के तौर पे अंदर ले रहे हैं, जो प्राइमरी हमारे पास सबसे पहले जीव जंतु या फिर लाइफ पैदा हुई अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, तो ये छोड़ती क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन अब भरने लग रही है, कि पूरे के पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अब कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर बहुत कम होते जा रहे हैं और ऑक्सीजन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेचर के रूल को, लॉ को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कि हमारे अर्थ पे बन गए CO2 को कंज्यूम करने वाले लाइफ। अब अगर ये सारी CO2 को कंज्यूम करेंगे और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रह जाएगी, तो अब इनकी तो लाइफ खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि इनको जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन इन्होंने सारी ऑक्सीजन बना दी। तो अब इस टाइम पे जो है, इस टाइम पे यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहली, ऑक्सीजन मिलके ओजोन बनाना स्टार्ट करते हैं और ओजोन लेयर भी हमारे पास बन जाती है। अब ओजोन लेयर बन गई तो इसने प्रोटेक्ट करना है हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। सन की तरफ से आने वाली यूवी रेज जो है वो अब हमारे पास नहीं पहुंचेंगी, ओजोन उसको रोकेगी। ऑक्सीजन भी हमारे पास भरपूर मात्रा में आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो है अभी बची हुई, ठीक है। तो अब ऐसी लाइफ यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आने लगती है कि जो अब ऑक्सीजन को यूज करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी। तो जो पुरानी लाइफ हमने बोला था, पुरानी लाइफ को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें रिलीज करना है ऑक्सीजन। अब जो नई लाइफ बनने लग गई है ना, जैसे अब जीव जंतु कीड़े मकोड़े आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो उनको चाहिए ऑक्सीजन और उन्होंने रिलीज करनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है अर्थ में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कहीं ना कहीं आज के टाइम पे अब हम पहुंच गए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो यहां से ही फिर बाद में हमारे पास ये हो गया एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के बाद फिर हम चलेंगे क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट में फिर हम देखेंगे कि कौन सा एरिया है वर्ल्ड का जहाँ पे कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, और कहीं ना कहीं फिर हम उसको इंडिया के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे कि इंडिया में कहाँ पे वो टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। देखो जितने भी वर्ल्ड में क्लाइमेट्स है ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे पास इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड में पोल्स के पास में बर्फ पड़ रही है, तो इंडिया में हिमालयन बेल्ट में बर्फ पड़ जाती है, ठीक है। वर्ल्ड में आपने देखा कि बड़े बड़े डेजर्ट हैं, सहारा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है ना, एटाकामा डेजर्ट है, और इंडिया में थार डेजर्ट है, तो डेजर्ट वाला हमारे पास है। वर्ल्ड में आप देखेंगे कि कोल्ड डेजर्ट भी है, तो इंडिया में कोल्ड डेजर्ट हमारे पास लद्दाख वाले एरिया में, स्पीति वाले एरिया में कोल्ड डेजर्ट भी पाया जा रहा है। वो वर्ल्ड में आप देखेंगे सवाना, स्टेपी, घास के मैदान जो होते हैं, ठीक है, उस टाइप की वेजिटेशन भी हमारे पास पाई जा रही है। इसीलिए हमारे पास चीता आ रहे हैं ना। देखो हमारी कंट्री में चीता क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि घास के मैदान हमारे पास हैं, ठीक है। तो ग्रासलैंड जहाँ पे है वहाँ पे चीता सरवाइव करेंगे, तो ग्रासलैंड भी हमारे पास है। तो हमारे पास वर्ल्ड की सारी टाइप की वेजिटेशन
वनस्पति पाई जाती है, सारे टाइप के ही आपके पास फॉनल लाइफ भी पाई जाती है, यानी कि आपके पास जीव जंतु भी कहीं ना कहीं सारे टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेटिक रीजन कि वर्ल्ड में कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे कम बारिश हो रही है, इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे कम बारिश हो रही है, कहाँ सूखा पड़ रहा है, सूखा किस किस वजह से पड़ता है ना, कब सूखा पड़ता है। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है सूखे की, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जो आपके प्री और मेंस दोनों चीज़ों के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखना है कि बारिश फिर कितने तरह से पड़ती है। एक तो पहली चीज़ तो हमने देखो रेनफॉल के टाइप क्या क्या होते हैं। अब रेनफॉल के टाइप का मतलब कि रेनफॉल आपके पानी की तरह पड़ सकता है, जो बारिश की बात करते हैं हम, है ना, रेन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद दूसरी चीज़ है स्नोफॉल की तरह आ सकता है ना, ओला पड़ सकता है, फ्रॉस्ट पड़ सकता है, ड्यू पड़ सकता है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है, ये हमारे पास हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है किस किस वजह से आपके पास रेनफॉल होती है ना, कि कई बार क्या है आपके पास, देखो ज्योग्राफी को पढ़ते हुए बस एक चीज ध्यान में रखना आपने, बारिश तब होगी जब आपकी हवाएं जमीन से आसमान की तरफ उठेंगी। हमेशा बारिश वहां पे होती है जब भी हवा ऊपर की तरफ को उठती है, ये कंडीशन फिक्स है। बादल बनने के प्रोसेस को बाद में हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि बादल बनते ही तब हैं जब हवा धरती से ऊपर की तरफ को उठती है, आसमान की तरफ को उठती है, तो उस वजह से बादल बनते हैं। बादल बनेंगे तो फिर बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है। तो रेनफॉल किस किस तरह से पड़ती है, रेनफॉल पड़ती है 3 तरह से। अब देखो कई बार क्या होता है, ये पहाड़ है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां से जाएगी हवा, हवा टकराएगी पहाड़ से, पहाड़ से टकराई, तो पहाड़ से टकराई तो अब डायरेक्ट तो ये पहले ही दिन तो इस पहाड़ को काट के दूसरी तरफ से नहीं निकलेगी, टाइम लगेगा, चलो है ना, 100 साल लगेंगे, 1000 साल लगेंगे, मिलियन ईयर्स लग सकते हैं इसको, इस पहाड़ को काटने को। लेकिन अभी के टाइम पे ये क्या करेगी, ये कोशिश करेगी कि ये यहाँ से ऊपर चढ़े और आगे वाली साइड से इस तरह से नीचे की तरफ को आए। ठीक है, तो जैसे ही देखो अभी हमने बात की कि जहाँ पे हवाएं ऊपर उठेंगी वहां पे बादल बनने के चांसेस रहते हैं, और बारिश होने की संभावना सिर्फ उस एरिया में होती है जहाँ पे जहाँ पे हवाएं ऊपर उठेंगी। जहाँ पे भी हवाएं नीचे उठेंगी ना, इस कंडीशन में हमेशा क्लियर वेदर या फिर साफ आसमान आपको इस कंडीशन में देखने को मिलता है। जब भी हवाएं नीचे डिसेंड करती हैं, जब भी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ को आती हैं, ये आपका क्लियर वेदर लेके आता है। ये आपके पास हमेशा सनी कंडीशन, क्लियर कंडीशन लेके आता है। बारिश सिर्फ वहां पे पड़ेगी जहां पे हवाएं ऊपर की तरफ को उठेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो टाइप ऑफ रेनफॉल होती है वो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, या फिर आपके पास पर्वतीय वर्षा, है ना। पर्वतीय वर्षा में क्या है कि पर्वत में, या फिर ओरोग्राफी का मतलब, ओरो मतलब ये आपके रॉक्स या फिर पहाड़, पहाड़ में टकराई हवा, जिसकी वजह से हवाएं ऊपर को उठी, और जैसे ही हवाएं ऊपर को उठती हैं वहां पे बादल बनेंगे और यहाँ पे बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है सबसे पहले टाइप ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे साइक्लोन में देखेंगे, हम फ्रंट्स में देखेंगे कि किस तरह से हवा ऊपर उठ रही है, साइक्लोन में किस तरह से रेनफॉल हो रही है ना, तो वो मॉनसून में किस तरह से रेनफॉल हो रही है, तो वो हमारे पास और टाइप ऑफ रेनफॉल रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी इस तरह से हमारे पास कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ओशनोग्राफी। अब हमने देखो चट्टान वाली बात कर दी, चट्टान में हमने देखा मतलब अर्थ की बात कर दी कि अर्थ चट्टान से बना हुआ है। सेकेंड चीज हमने बात कर दी कि अर्थ में अब क्लाइमेट आया, क्लाइमेट बना, एटमॉस्फेयर बना, जिसकी वजह से बारिश पड़ी, बारिश पड़ी तो हमारे पास क्या बने, ओशन बने। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारे पास वो देखना है हमने ओशनोग्राफी। ठीक है, कि कैसे हमारे पास ओशनोग्राफी कि ओशन किस तरह से, ठीक है, महाद्वीप हमारे पास, सॉरी महासागर हमारे पास कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और
महासागर के अंदर, ओशन के अंदर हमारे पास किस तरह की टोपोग्राफी या फिर किस तरह की स्थलाकृति पाई जाती है ना। अभी तक हमारे दिमाग में क्या है कि पानी है, समुद्र में पानी है और बस पानी के नीचे जमीन है ना। बेसिकली हम ये कहते हैं ना, ये है बस, ये है ओशन और बस नीचे प्लेन है। लेकिन जब हम डिटेल में देखेंगे तो ओशन की जो टोपोग्राफी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, ठीक है। कि ये हमारे पास मान लो बीच है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। कि ये हमारे पास पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ के साथ में हमारे पास ये बीच है, बीच के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ओशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कि थोड़ा सा हमारे पास ढलान स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमारे पास ज़्यादा ढलान स्टार्ट हो जाएगी, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद थोड़ा सा प्लेन स्टार्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और ये है वो एरिया जिसको हम ट्रेंच या फिर गर्त कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो गर्त और इंग्लिश में ट्रेंच। तो आप लोगों ने मरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, सुंडा ट्रेंच का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड के सबसे गहरे एरियाज मरीना ट्रेंच है ना। तो मरीना ट्रेंच कहाँ पे पाया जाता है ना। जावा ट्रेंच कहाँ पे है, कार्लसबर्ग रिज के बारे में सुनेंगे बाद में। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद पहाड़ भी पाए जाते हैं, प्लेन भी पाए जाते हैं, सी माउंट्स, ग्योट्स, ये सारी चीज़ें आपको ओशनोग्राफी में ही देखने को मिलेगी। फिर ओशनोग्राफी में सबसे पहली चीज़ तो हमने देख ली कि ओशन में किस तरह के रिलीफ हैं, किस तरह का स्थलाकृति है, किस तरह की टोपोग्राफी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ओशन में भी जो है, ओशन में क्या है, सॉल्ट वाटर है। तो ओशन के पानी की सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लवणता के बारे में पढ़ेंगे कि ओशन के पानी में कितना नमक है, कितनी लवणता है, ठीक है। ये हमारी सैलिनिटी है। इस सैलिनिटी की वजह से ओशन का पानी किस तरह से ट्रेवल करता है, किस तरह से चलता है। अब ऐसा नहीं है कि देखो, ओशन का पानी ऐसा नहीं है कि मान लो आपने बकेट भर के रख दी, ठीक है, आपने बकेट भर के पानी रख दिया और ये एकदम से स्टिल खड़ा है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ओशन का पानी हमेशा क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। जैसे अगर हम टॉप की बात करें ना, ऐसे समझो कि हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास अमेरिका वाला रीजन और ये हमारे पास यूरोप वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेटर इस एरिया में है। तो यहाँ पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में क्या होता है, पानी यूरोप की तरफ से मूव कर रहा होता है अमेरिका की तरफ को, फिर अमेरिका की तरफ से मूव कर रहा होता है ऊपर की तरफ को, ये जाता है यूरोप तक और ये वापस आता है यहाँ पे। तो अगर हम ऊपर से देखें, ठीक है, आसमान से देखेंगे तो हम इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे पानी इस तरह से मूव कर रहा होता है। इस मूवमेंट को कहते हैं ओशन करंट्स, ठीक है, जल महासागरीय धाराएं। तो ये धाराएं किस तरह से हैं, इस तरह से होती है और ये हर एक ओशन में चल रही होती है, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे। ये तो हो गया, देखो कि एक तो इस तरह से हमारा पानी चलता है, दूसरा किस तरह से चल रहा होता है, लवणता की वजह से, जो हम बोल रहे हैं कि अगर ओशन ये है तो यहाँ पे हमने क्या कहा, अभी यूरोप से अमेरिका की तरफ को पानी इस तरह से चल रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वहां पे जाके अब धीरे धीरे यहाँ पे पानी सिंक करने लगेगा, ठीक है, नीचे बैठने लगेगा और नीचे से इसकी मूवमेंट वापस स्टार्ट हो जाएगी और फिर इस तरह से भी मूवमेंट होती है आपके पानी की, ठीक है। तो ये हमारे पास ओशनोग्राफी में हम इस तरह से देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रवाल भित्ति है ना, ठीक है, प्रवाल भित्ति भी हम पढ़ेंगे इसमें। प्रवाल भित्ति यानी कि हमारे पास कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओशन में हमारे पास कोरल्स देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे को कोरल्स देखने को मिलते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोरल्स हैं, ठीक है। इंडिया में चलो आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को ही देता हूँ, इसको देखना, ठीक है। इंडिया में कौन सा महाद्वीप, सॉरी, इंडिया में कौन सा द्वीप समूह, कौन सा आइलैंड, ठीक है, इंडिया में कौन सा आइलैंड या कौन सा द्वीप जो है वो
कोरल से बना हुआ है, ठीक है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। कोरल समझते हैं ना, जो आपने डीप सी डाइविंग करते हुए देखा होगा, सी डाइविंग करते हुए जो आजकल तो ये रील्स का ज़माना है ना, रील्स और वीडियोस का, तो जो कोई भी घूमने जा रहा है, अंडमान जा रहा है ना, लक्षद्वीप जा रहा है, मालदीव्स जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, डीप सी डाइविंग कर रहे हैं और नीचे जाके देखते हैं कि ऐसे बहुत ही कलरफुल से प्लांट्स से जैसे दिखते हैं, तो वो होते हैं कोरल, ठीक है। तो इंडिया में कौन सा द्वीप या फिर कौन सा आइलैंड कोरल आइलैंड है, ठीक है। इंडिया के 2 द्वीप हैं, है ना, सबको पता कि इंडिया में 2 द्वीप हैं। एक यहाँ पे है, यहाँ पे कौन से वाले आइलैंड है, लक्षद्वीप, ठीक है, और यहाँ पे कौन से द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार, है ना, अंडमान एंड निकोबार। तो आप लोगों के लिए कल के लिए जो है वो एक, है ना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा द्वीप है वो कोरल द्वीप है, ठीक है, कोरल आइलैंड है, हिंदी में कोरल भी कहते हैं, ठीक है, कोरल द्वीप भी कहते हैं, प्रवाल भित्ति भी कह सकते हैं, कौन सा जो है इनमें से कोरल आइलैंड है, और फिर दूसरा किस तरह का है, ठीक है, दूसरा कौन सा आइलैंड है, अगर कोई कोरल आइलैंड नहीं है तो दूसरा आइलैंड कौन सा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, वैसे बाद में पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों ने देख लेना कि इन दोनों में से कौन सा आपके पास कोरल आइलैंड है। तो ये है हमारे पास ओशनोग्राफी की टॉपिक। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है, ठीक है, अभी तक हमने बात की फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने देखा कि मेजर क्या है हमारे पास, क्लाइमेटोलॉजी, सॉरी, सबसे पहले हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी कि हमारा अर्थ किस तरह से बना, उसके बाद हमारे पास आएगा उसमें क्लाइमेटोलॉजी कि अर्थ का क्लाइमेट कैसे बना, एटमॉस्फेयर वगैरह उसमें आ जाएंगे, और तीसरा फिर आ जाएगा कि अर्थ में अब पानी है तो अर्थ का पानी यानी कि ओशनोग्राफी। तो हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और हमारे पास ओशनोग्राफी, पहले पार्ट में हम ये 3 के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ तक अगर हमारा हो गया तो ऑलमोस्ट आप रख लो 40 to 50% जो हमारी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पार्ट सेकंड है, फिर हम यहाँ से देखने लगेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। पार्ट 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी। अब जो जो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के लिए, वही सब चीज़ें हम इंडिया के लिए पढ़ेंगे, तो इंडिया ज्योग्राफी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, रिलेटेबल हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पार्ट 1 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा महाद्वीप, सॉरी महासागर, है ना, हमने कहा कि ओशनोग्राफी, तो इंडिया के पास भी ओशन है, इंडिया भी 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ है ना। तो हमारे पास इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ओशन में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, ठीक है, कौन कौन से आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में, कहाँ कहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट, कौन कौन से स्ट्रेट हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास इस्थमस हैं, ठीक है। ये इस स्ट्रेट्स और इस्थमस क्या होते हैं ये भी बाद में पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट्स, इस्थमस, चैनल्स, ये आप लोगों ने न्यूज़ में सुने होंगे कि एक छोटी लड़की है या छोटा लड़का है, उसने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अभी हाल में कौन सा न्यूज़ में है, हाल फिलहाल के जो न्यूज़ में है, देखो ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, ठीक है। इन सब को हम मैप्स के साथ भी करेंगे, तो मतलब इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि स्ट्रेट, इस्थमस, चैनल कौन कौन से हैं इंडिया के, ठीक है। हमने कहा वर्ल्ड में क्लाइमेट था, तो इंडिया का भी तो अपना क्लाइमेट होगा, तो वर्ल्ड इंडिया का क्लाइमेट किस किस तरह का है, और ज़्यादातर चीज़ें आपको अभी तक पता है। इंडिया में बारिश कब होती है, मानसून के टाइम पे, तो इंडिया का मौसम जो है वो मानसूनल टाइप का मौसम है, मेजॉरिटी टाइप, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि वर्ल्ड में पहाड़ बने हैं, तो इंडिया में भी पहाड़ बने हैं, है ना, अरावलीज हैं, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, हिमालय है, तो वो हमने इंडिया में पढ़ने हैं कि इंडिया के कैसे कैसे पहाड़ हैं।
वर्ल्ड में प्लेन है जहाँ पे हमारे पास राइस कल्टीवेशन होती है, तो इंडिया में भी प्लेन है, गंगा का प्लेन है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और जितनी भी हमारी साउथ की नदियाँ हैं वहाँ पे हमारे पास प्लेन पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न कोस्ट में हमारे पास प्लेन्स पाए जाते हैं, है ना, और वेस्टर्न कोस्ट में भी हमारे पास प्लेन पाए जाते हैं। फिर यहाँ से जैसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि इंडिया में कौन सा प्लेन ज़्यादा बड़ा है, यानी कि जो हम कोस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे हमारे पास मैदान बनता है, यहाँ पे भी ये वाला एरिया भी बहुत फेमस है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में भी खासकर राइस एग्रीकल्चर। तो आपने साउथ की मूवीज़ वगैरह में देखा होगा रेड्डीज, है ना, यहाँ पे आंध्राज, आंध्रा में जो है रेड्डीज काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। तो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन की वजह से ही ये कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत रिच कम्युनिटीज़ है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से वेस्टर्न घाट में भी यहाँ पे प्लेन है जहाँ पे खेती की जाती है। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन से वाले प्लेन ज़्यादा बड़े हैं, ईस्ट के या फिर वेस्ट के। तो ये वाले प्लेन ज़्यादा बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया की बात कर रहे हैं अभी हम कि इंडिया में भी हमारे पास प्लेन्स देखने को मिलेंगे, या फिर वर्ल्ड की जैसे हम टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं वैसे हमारे पास इंडिया की भी टोपोग्राफी होगी अपनी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो, तो इंडियन ज्योग्राफी के बाद अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी हमने कर दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने क्या करना है, खासकर वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है, कि विश्व में जो क्षेत्र, विश्व के स्पेसिफिक क्षेत्रों की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे, उसके मैप्स देखेंगे, उसके मेजर चीज़ें देखेंगे, नदियाँ कौन कौन सी हैं, स्ट्रेट कौन है वहाँ पे, ठीक है। साउथ अमेरिका, जितने भी हमारे पास हैं, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो जितने भी हमारे पास महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ के सबसे वो होता है ना कि हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं, यहाँ की नदियों के बारे में, यहाँ के खनिज के बारे में, कि कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कौन सा महाद्वीप सबसे, जैसे आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका कौन से मिनरल्स के लिए फेमस है, साउथ अमेरिका फेमस है आपके पास कॉपर वगैरह के लिए, ठीक है। जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको किस लिए फेमस है, चांदी के लिए फेमस है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान वाले एरिया, ये किस लिए फेमस, यूरेनियम के लिए फेमस, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वर्ल्ड में हर एक एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप के साथ करेंगे, और हो सकता है कि हम ये ना बीच बीच में क्लास में करते रहें, मतलब हर दिन 5-10 मिनट इसको मैप के साथ करते रहेंगे, तो इंटरेस्टिंग भी बना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसी में, ठीक है, कि हमारे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि हमारे पास ह्यूमन किस तरह से रह रहे हैं, उसका ज्योग्राफी का रोल क्या है। जैसे अभी हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में ही लेक्चर में कि क्यों जो है पहाड़ी या फिर हिमाचली ऐसे समझे जाते हैं कि शांत टाइप के आदमी हैं, ठीक है। उसमें हमने कहा था क्योंकि हमारे घर जो हैं वो दूर दूर होते हैं पहले से ही, ठीक है। तो इसमें ना ह्यूमन, ये किस चीज़ का पार्ट है, ये है ह्यूमन सेटलमेंट का पार्ट। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब कि ह्यूमन रहते किस तरह से हैं, कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं ह्यूमन के रहने के स्ट्रक्चर को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाएं जहां पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जंगली जानवर जहां पे होते हैं वहां पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि घर वहां पे दूर दूर होंगे या सब घर वहां पे पास में होंगे। तो वहां पे क्या होगा, देखो, क्योंकि हमको जंगली जानवर से प्रोटेक्शन चाहिए, तो सब घर जो हैं आसपास ही होंगे, और यहाँ पे जो खेत हैं वो आसपास बहुत दूर दूर तक फैले होंगे, कि दिन को जाके आपने खेत में काम किया, शाम को आगे साथ साथ वाले घरों में रह रहे हैं, ताकि कोई अगर मान लो जैसे हाथी आ गया
अब हाथी से लड़ने के लिए तो है ना, कुत्ते को तो चलो मार के भगा देंगे, बट हाथी को एक व्यक्ति तो मार के भगा नहीं सकता। तो कलेक्टिव रहना है आपने, बाघ चीता जो भी है आपके पास, तो उससे डर के आपको एक साथ रहना है। हो सकता है जैसे पुराने टाइम में वाइकिंग्स वगैरह है ना, बार बार लूट होती थी। गांव का कॉन्सेप्ट कैसे आया? गांव का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही आया ना, क्योंकि देखो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में गाय को लेके ही युद्ध होता था। युद्ध का नाम ही गाय की वजह से ही, मतलब गाय ही करेंसी थी उस टाइम पे, इसीलिए गाय हमारी माता भी है ना, कि गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। तो अब देखो कोई दूसरे गांव के लोग जो हैं, अगर आप दूर दूर रहते हैं, हमने क्या कहा कि अगर आपका घर ऐसे किलोमीटर किलोमीटर दूर पे आपका गांव बसा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति 10-15 लोगों का ग्रुप आया और आपकी गाय को चुरा के लेने जा रहा है, तो आप अगर अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो आप अपनी गाय को डिफेंड नहीं कर पाएंगे या अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बाहरी आक्रमण से बचने के लिए भी गांव जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट की चीज़ें हैं। अब देखो कई जगह पे आपके पास ट्रेड की वजह से शहर बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई है ना, बॉम्बे। बॉम्बे कैसे बना था? क्योंकि वो ट्रेडिंग शहर था, इसलिए वो शहर बना, तो आपका ट्रेडिंग शहर बना। कुछ हमारे पास शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से हमारे पास शहर बनते हैं, जैसे पुराने समय में आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास वो सेंटर्स बने लर्निंग के। तो ये हमारे पास एजुकेशनल सिटीज़ बन गए। जैसे आज के टाइम पे कोटा एक बेस्ट एग्जांपल है ना, कि कोटा में कोटा क्यों फेमस है? सभी कोचिंग के लिए 12th के बाद वहाँ पे, सॉरी 12th से पहले पहले वहाँ पे जाते थे IITs और इसकी कोचिंग के लिए, ठीक है। जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली में आपके पास मुखर्जी नगर वाला एरिया UPSC SSC वाली कोचिंग के लिए फेमस है। तो इस तरह से आपके पास एजुकेशन की वजह से बनने वाला शहर है। जैसे वर्ल्ड में आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज है ना, ये सारे शहर जो हैं वो आपके पास किस लिए बसे हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके पास कई प्रोटेक्शन की वजह से, जैसे इनिशियली इंद्रप्रस्थ, पानीपत, ये सब किस वजह से डेवलप हुए थे? प्रोटेक्शन के लिए, कि बार बार आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। जैसे दिल्ली के टाइम, दिल्ली में क्या होता है देखो, दिल्ली में लाल किला बहुत बड़ा फैला हुआ था। आज के टाइम पे तो बहुत छोटा सा पार्ट रह गया ना लाल किला का, तो उसकी दीवारें आज भी आप दिल्ली के कई शहरों, कई एरियाज में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि दीवारें अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो वो किस लिए थी? ताकि बाहर से आके कोई आक्रमण ना कर सके। तो इसलिए बन गए आपके पास कुछ शहर है ना। कुछ शहर फिर बाद में डेवलपमेंट की नीड की वजह से बनते हैं, कि हमने प्रॉपर प्लान्ड शहर बनाने हैं, जैसे चंडीगढ़ है ना, कि हमने प्रॉपर प्लान किया कि हमने इस शहर को बनाना है, तो वो हमारे पास प्लान्ड एरिया हो गए, ठीक है। उसी तरह से कुछ कैपिटल बनाने की वजह से डेवलप हो जाते हैं, जैसे शिमला। शिमला क्यों डेवलप हुआ? नहीं तो ऐसे देखो एक पहाड़ी एरिया है जिसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ रह रहे हैं, कि यहाँ पे आपके पास विधानसभा भी यहाँ पे है, HPU भी यहाँ पे है, IGMC भी यहाँ पे है। तो सब डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल है। तो कैपिटल शहर इस तरह से बस जाते हैं। तो मतलब ह्यूमन सेटलमेंट के अलग अलग टाइप हैं, वो हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी में और क्या आता है देखो, पॉपुलेशन, कि भारत की पॉपुलेशन क्यों है इतनी ज़्यादा, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रहने की कंडीशन अच्छी, खाने की कंडीशन अच्छी। खाने की कंडीशन अच्छी मतलब यहाँ पे आपके पास गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कावेरी है ना, नर्मदा, तापी, बहुत सारी नदियाँ हैं, सिंधु है। इसकी वजह से हमारे पास उपजाऊ प्लेन है, फर्टाइल प्लेन है, जिसमें हमारे पास एलुवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मृदा होती है, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप इसमें फर्टिलाइजर भी अप्लाई ना करें तब भी इसमें बहुत अच्छी फसल हो सकती है। मौर्य, गुप्ता, ये सब क्यों डेवलप हुए थे? मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर है ना, ये सब क्यों डेवलप हो पाए थे? क्योंकि इनके टाइम पे आ गया था लोहा, लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हो गई तो पेड़ काटने आसान हो गए, पेड़ कट गए तो पेड़ कटने की वजह से प्लेन एरियाज बन गए गंगा ब्रह्मपुत्र में। अब लोहे के औजार हैं आपके पास, यानी कि कुदाली है, हल बन गए आपके लोहे के और पेड़ काट के आपने प्लेन एरिया कर दिया। और यहाँ पे आती थी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब बाढ़ के साथ ना हमेशा मिट्टी आती है नदी में, जो अपने साथ एलुवियल सॉइल लेके आती है, और ये एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा होती है बहुत ही फर्टाइल। इसलिए यहाँ के लोगों के पास अच्छा खासा
खाना पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से अब भुखमरी जो है वो हट गई थी। इसलिए मौर्यों की के टाइम पे बहुत अच्छी सेना बन गई, बहुत अच्छी जनसंख्या बन गई। तो मौर्य और गुप्ता इसलिए भी फले फूले थे इंडिया में, ठीक है। तो ये हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी इस तरह से आएगी। फिर इस तरह से ना ये छोटा टॉपिक भी आ जाएगा कि हिमाचल की ह्यूमन ज्योग्राफी, हिमाचल की ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमारे पास आ जाएंगे कि इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे, जैसे कोयला कहाँ पे है ना, आयरन कहाँ पे है, आयरन स्टील प्लांट कहाँ पे है, कौन कौन से हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी कि इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे बन रहे हैं, इंडिया के इंडस्ट्रियल एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाएंगी। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में रहता है, तो जो जो हमारे पास उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बच जाएंगे, जैसे कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि भारत का रोड नेटवर्क, इंडिया कहाँ पे वर्ल्ड में स्टैंड करता है रोड नेटवर्क को लेके, रेलवे नेटवर्क, जो हमारे पास पोर्ट हैं, पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आजकल जो नए नई चीज़ें चल रही हैं, जैसे इनलैंड पोर्ट्स है ना, इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवे का मतलब जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना, नेशनल हाईवे होते हैं रोड, है ना, कि हमारे पास कितना रोड है, ये यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है। उसी तरह से जैसे पानी के जो रास्ते होते हैं उनको कहते हैं वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज। जैसे एनएच होता है रास्तों के लिए, उसी तरह से इनलैंड वाटरवे होते हैं हमारे पास नदी के रास्ते। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास इलाहाबाद से हल्दिया तक का इनलैंड वाटरवे नंबर 1 है भारत में, ठीक है। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इंडिया के बड़े पोर्ट्स कौन से हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में। फिर एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे कि भारत में, जैसे हमने ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सारे, है ना, कि भारत में खरीफ फसलें, भारत में राबी फसलें, भारत में ज़ैद फसलें, ठीक है। ये सारी कौन कौन सी फसलें होती हैं, कितनी होती हैं, भारत मतलब वर्ल्ड का कौन सा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर में देखेंगे। और सीजन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन से एरिया में कौन सी, और यहाँ पे देखेंगे कि भारत में दिक्कत क्या आ रही है, एग्रीकल्चर की दिक्कत क्या चल रही है आजकल के टाइम पे, ठीक है। फिर यहीं पे हम हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया क्यों, कब आया, और अब ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात कर रहे हैं, है ना, 2.0 की बात कर रहे हैं। और अब जो है देखो, सबसे पहली चीज़, एक और होमवर्क देता हूँ आपको ना, इसके जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, उन्होंने ही अब क्या बात की है कि हमको ग्रीन रेवोल्यूशन से हटकर एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाना है, ठीक है, कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन, अब हमको एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर इसमें भी देखेंगे कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन की दिक्कतें थी जिस वजह से हमको एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा हमारे पास ये सारा का सारा सिलेबस है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी को आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ ये है हमारा सिलेबस ज्योग्राफी का, बहुत इजी है। अच्छे से अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर डिफ़िकल्टी आती है तो यहाँ पे कोचिंग में सारे आपकी मदद के लिए ही तैयार हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, देखो, जो बात कर रहे थे हम कि हमने सबसे पहले देखना है कि यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना हमारा, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखो, जब ह्यूमन को समझ आने लगी तब हमने बात करना स्टार्ट किया ना, जैसे हमने आर्यभट्ट के बारे में बात की है, ठीक है। या फिर हमने सुना होगा सबने कि आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका नाम की बुक लिखी थी, और उसमें हम बात कर रहे थे कि भाई, है ना, कि अर्थ का रेडियस कितना है। फिर जैसे धीरे धीरे हम बाद में बातें करते हैं, जैसे वारामिहिर के टाइम पे हम
क्या बात करते हैं, देखो जैसे, या फिर भारत में अभी भी चलता है ना कि आज चंद्र ग्रहण है तो आप खाना जो है वो चंद्र ग्रहण के टाइम पे मत ग्रहण करो, पीने के पानी को कुछ क्योर करके पियो, या ऐसा ऐसा कुछ होता है, देखो है ना। तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये बहुत पहले से हमको समझ आ रहे थे, और इसको पढ़ने के लिए फिर जैसे वारामिहिर ने बात की थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पहले से ही वारामिहिर, ठीक है, और हमने कहा कि आर्यभट्ट ने भी बात की थी हमारे पास, है ना। तो एक तरह से ज्योग्राफर, हमारे इंडिया के जो इनिशियल ज्योग्राफर्स थे, आर्यभट्ट हैं, वारामिहिर हैं, है ना। आर्यभट्ट ने हमारे पास आर्यभट्टिका किताब लिखी, सूर्य सिद्धांतिका किताब लिखी, ठीक है, जिसमें उन्होंने फिर आर्यभट्ट ने, जो हम कह रहे हैं सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है, सूर्य सिद्धांतिका, और इसी पुस्तक में, इसी बुक में, सूर्य सिद्धांतिका में, इन्होंने सबसे पहले हिंदी में टर्म यूज की भूगोल, ठीक है, भूगोल। आज भी हिंदी में भूगोल ही बोलते हैं ना ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी में भूगोल, हिंदी में भूगोल सबसे पहले जो टर्म यूज की वो आर्यभट्ट ने यूज की थी सूर्य सिद्धांतिका में, ठीक है। तो ये है हमारे पास इंडियन जो हमारे पास ज्योग्राफर आए थे इनिशियली, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जो देखो वर्ल्ड में, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये हमको पता होना चाहिए। कई बार ना एचएस में पूछ लेते हैं कि जनक कौन है, फादर कौन है, ठीक है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरेटोस्थेनीज, ठीक है। तो इरेटोस्थेनीज, एस है ये लास्ट में, ठीक है। इरेटोस्थेनीज हमारे पास फादर ऑफ ज्योग्राफी है, ठीक है। इरेटोस्थेनीज हमारे पास फादर ऑफ ज्योग्राफी है। और जैसे हमने कहा ना कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले भूगोल की बात की, तो इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी की बात की, ठीक है। तो ज्योग्राफी शब्द, टर्म जो है सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई, इरेटोस्थेनीज की द्वारा यूज की गई, ठीक है। और इन्होंने भी सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ को फाइंड आउट करने में एक तरह से एक फाइंड आउट करके दिया था। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट किसका था, ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास इंडियन जो थे, एक देखो मैं बताता हूँ आपको, इंडियन जो ज्योग्राफर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से फाइंड आउट किया था अर्थ का जो सरकमफरेंस है, ठीक है, परिधि के बारे में। अब इसमें देखिए, हम इरेटोस्थेनीज की बात कर रहे हैं, तो इरेटोस्थेनीज हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एक और ज्योग्राफर का नाम आता है यहाँ पे, एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट कार्टोग्राफर है, ग्राफर। तो कार्टोग्राफर क्या होते हैं, तो कार्टोग्राफर होते हैं, कार्टोग्राफी क्या होती है, जैसे ज्योग्राफी होती है ना स्टडी ऑफ जियो की स्टडी होगी जियोग्राफी, यानी कि आप अर्थ की स्टडी को ज्योग्राफी बोलेंगे एक तरह से, ठीक है। कार्टोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफर, तो जो मैप्स बनाने वाला, तो ये फर्स्ट कार्टोग्राफर है। सबसे पहला मैप जो है वो एनेक्सीमेंडर ने बनाया है, तो फर्स्ट कार्टोग्राफर है हमारे पास एनेक्सीमेंडर्स, ठीक है, एनेक्सीमेंडर। तो अब देखो, तो हम ब्रह्मांड की बात तो पहले से कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी हमारी पुरानी पुस्तकें हैं, जैसे हमारे पास ऋग्वेद है ना, वेद है, तो वेद बात करता है ना ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड, है ना। तो ब्रह्मांड की बातें हमारे यहाँ पे पहले से चलती आ रही थी, ठीक है। और देखो हमारे यहाँ पे तो जैसे हिंदी माइथोलॉजी में तो है भी ना कि ब्रह्मा क्रिएटर, है ना, विष्णु प्रिजर्व करने वाले, और जो हमारे शंकर हैं वो डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर यानी कि एक
डिस्ट्रक्शन होगी जिससे हमारा यूनिवर्स स्टार्ट होगा। और जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा कि ब्रह्मा बनाएंगे, विष्णु प्रिजर्व करेंगे और शंकर भगवान नष्ट करेंगे, और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसी तरह से हमारे पास बिग बैंग थ्योरी भी है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी या फिर यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ था। यूनिवर्स पहले एक बहुत छोटा सा पॉइंट था जो धीरे 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 फैलना स्टार्ट किया, और इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन। अगर हिंदी में इन्फ्लेशन टर्म्स को देखो इकोनॉमी के सेंस में पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब तो होता है महंगाई, ठीक है। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन की टर्म की बात करेंगे यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में कि यूनिवर्स में इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेट करना मतलब क्या होता है? फूलना, फैलाना, है ना। तो इन्फ्लेट करना। तो जो हमारा यूनिवर्स था, यूनिवर्स पहले एक पॉइंट पे एक तरह से पॉइंटेड था, है ना, सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड था एक ही जगह पे, एकत्रित था एक ही जगह पे, जिसमें बाद में धीरे धीरे इन्फ्लेशन हुआ, बढ़ने स्टार्ट हुआ, और अचानक से फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको कहते हैं बिग बैंग, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बिग बैंग से होती है, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ बनता है हमारे पास बिग बैंग से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास बिग बैंग। अब देखो बिग बैंग के बारे में फिर एक दो चीजें वैसे लिख भी लो आप साथ में। सबसे पहली चीज तो है बिग बैंग, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास बिग बैंग से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है कि बिग बैंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और कब दिया था, ठीक है। तो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। जॉर्ज बिग बैंग का कॉन्सेप्ट हमारे जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था 1920s में, ठीक है। 1920 के दशक में हमारे पास जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास दे दिया था, ठीक है। और देखो तो बिग बैंग का मतलब समझ गया ना। तो हमने क्या कहा कि पहले एक छोटे से पॉइंट पे सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है। जितना भी आज के टाइम पे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हमने देखा क्या क्या चीजें हैं, देखो प्लैनेट्स हैं, सब कुछ है, तो वो सारा एक ही पॉइंट पे था। अचानक से धमाका स्टार्ट हुआ, और धमाके के साथ हमारा जो यूनिवर्स है आज के टाइम पे वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी। किसने दी है? जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि क्या क्या चीजों से मिलके हमारा यूनिवर्स बना है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो, है ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स देखो हमारे पास बहुत ही बड़ा एरिया है। बहुत ही बड़ा मतलब जैसे हम जब डिस्टेंस की बात भी करते हैं कि इतने लाइट ईयर्स, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट ईयर्स, बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ है, स्पेस में फैला हुआ है हमारे पास यूनिवर्स। अब यूनिवर्स किस किस चीज़ से मिलके बना है? यूनिवर्स मिलके बना है बहुत सारी गैलेक्सीज से, ठीक है। बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलके हमारे पास जो है वो यूनिवर्स बनता है। अब गैलेक्सीज में क्या होता है? गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम होते हैं। यानी कि जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है ना कि सन है बीच में और उसके चारों तरफ हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसी तरह से एक गैलेक्सी में मान लो एक सोलर सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से एक सोलर सिस्टम यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी का निर्माण करेंगे। और फिर अब सोलर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स मिलके, एक स्टार मिलके, एक से ज्यादा स्टार मिलके एक सोलर सिस्टम या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इससे छोटी यूनिट हमने क्या देखी कि ये प्लैनेट्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारे लिए अर्थ है ना। तो इस तरह से कि अर्थ एक प्लैनेट है, प्लैनेट मिलके बनाएंगे सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम बहुत सारे मिलके बनाएंगे गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके, सारी गैलेक्सीज मिलके बनाएंगी हमारा यूनिवर्स। तो ये है हमारे पास यहाँ की क्रोनोलॉजी, ठीक है, कि अर्थ, सोलर सिस्टम,
गैलेक्सी और यूनिवर्स, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या फिर आकाश गंगा, ठीक है। तो ये तो है हमारी यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और ठीक है, तो यूनिवर्स किस किस चीज से मिलके बना है? तो यही सारी चीजें कि यूनिवर्स में हमारे पास मैटर है यानी कि जैसे हमारे पास आज के टाइम पे अर्थ में रॉक है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो हमारे बाहर के प्लैनेट्स हैं, जैसे बृहस्पति हो गया है ना, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, शनि हो गया, यूरेनस है ना, नेपच्यून, ये सारे क्या हैं हमारे पास मैटर से मिलके बने हैं, ठीक है। उसी तरह से एनर्जी है, एनर्जी में हमारे पास जैसे हम ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं, है ना, जैसे हम सोलर फ्लेयर्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास एनर्जी भी है। उसके बाद स्पेस की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और टाइम। तो इन सब चीज़ों से मिलके हमारे पास यूनिवर्स बनता है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमारे पास ये यूनिवर्स है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम पे है, ये है हमारा यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में अब देखो, इसमें है ना, अब ये ज़्यादा समझ आएगा कि इस यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, है ना। गैलेक्सीज के अंदर हमको पता है कि सोलर सिस्टम होंगे। तो आज के टाइम पे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। अब देखो, बिग बैंग थ्योरी को आप जब भी सर्च करेंगे ना, ज्यादातर इसी तरह का डायग्राम आएगा कि पहले एक पॉइंट पे है और अब ये बहुत फैला हुआ है। तो ये इसी तरह से चलता है कि यूनिवर्स पहले एक पॉइंट पे था, धीरे 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 करके ये बढ़ रहा है, फैल रहा है, और आगे जब फिर से जाएगा तो ये और फैलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिर धीरे 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 करके श्रिंक होने लगेगा, फिर से ये एक ही पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जैसे हम हिंदू माइथोलॉजी की बात नहीं करते कि ब्रह्म ने उत्पत्ति की, अभी विष्णु इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, फिर हमारे शंकर जी आएंगे, इसको फिर से खत्म कर देंगे, फिर से ये एक पॉइंट पे आएगा, फिर से ये चलेगा, फिर से इस तरह से ये चक्कर चलता रहेगा। तो ये हमारे पास बिग बैंग थ्योरी है। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि अभी फैल रही है, तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। तो ये बिग बैंग थ्योरी में ये भी होता है। और ये इसका किसने सबसे पहले इसका साक्ष्य दिया था, या फिर किसने इसका एविडेंस दिया था? एडविन हबल टेलीस्कोप का नाम तो सुना होगा सबने, है ना। तो एडविन हबल ने सबसे पहले बात की थी कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो फैल रहा है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? एडविन हबल ने दिया था। इसका एविडेंस प्रोवाइड कराया था एडविन हबल ने, ठीक है। तो ये हमारे पास बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। तो यही देखो, यही चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि सबसे पहले सारा कुछ एक ही पॉइंट पे रहता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे फैलना स्टार्ट हो जाएगा, विस्तार होगा, ठीक है। उसके बाद जब विस्तार होने लगता है, फिर यहाँ पे अब पार्टिकल्स फॉर्म होने लगते हैं, और जैसे जैसे पार्टिकल बड़े होते हैं तो ये एटम्स बन जाते हैं, और एटम्स धीरे धीरे मिलके फिर आज के टाइम पे जो हमारे पास यूनिवर्स है वो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास पहले सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी का मतलब एक ही स्थान पे सब कुछ है, ठीक है, एक ही जगह पे सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे करके फैलने लगा तो हमारे पास पार्टिकल बने, पार्टिकल ने एटम्स बनाए, और एटम्स से मिलके ही फिर आज के टाइम पे हम बोलते हैं ना कि एटम्स से मिलके ही सारा कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो एटम्स से मिलके ही हमारा जो पूरा का पूरा स्टार, गैलेक्सीज, जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड में, वो सारी मिलके बनती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, फिर बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स होंगे आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमेशा रिवाइज करके आना है क्लास में, ठीक है। तो क्योंकि देखो, इस तैयारी में आपको मतलब पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस, रिवीजन जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। रिवीजन होंगे तभी डाउट्स आएंगे, और डाउट्स जब क्लियर होंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।